नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ मुमताज खान और मैं हाजिर उस वक्त अपनी बेहद खास पेशकश लेकर आपके दरमियान खबर की तह तक। इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद है तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे हम, जो सीधे आम आदमी के सरोकार से जुड़ी हैं। और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे ब्यूरो हेड्स, हमारे तमाम सीनियर साथी। आइए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की और सबसे पहले रुक करेंगे हरियाणा का। हरियाणा सरकार ने गन्ने के बढ़े हुए रेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साल 2023-24 और साल 2024-25 के रेट का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगेती और अन्य किस्म के गन्ने का रेट भी जारी किया गया है। मौजूदा साल के लिए 386 रुपए प्रति क्विंटल रेट निर्धारित हुआ है और अन्य किस्म के लिए 389 रुपए प्रति क्विंटल रेट तय हुआ है। साल 2024-25 के लिए गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य किस्म के लिए 393 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में गन्ने के रेट बढ़ाने की घोषणा की थी और बढ़े हुए रेट के बाद अब हरियाणा सरकार देश में गन्ने का सर्वाधिक रेट देगी। ये बड़ी खबर आपको हरियाणा के हवाले से दे रहे हैं। गन्ने की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। इस वक्त का बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा से गन्ने की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 2023-24 और साल 2024-25 के लिए गन्ने की बढ़ी हुई कीमत को लेकर नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार की तरफ से जारी किया गया। तो बढ़े हुए रेट के बाद अब हरियाणा सरकार देश में गन्ने की सर्वाधिक कीमत देगी। ये अहम खबर गन्ना किसानों के लिए हम हरियाणा से दे रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त हमारे इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे ब्यूरो हेड्स और हमारे तमाम सीनियर साथी जुड़ चुके हैं। आइए आपका तारुफ कराते हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ बने हुए। राव शफात, बहुत स्वागत है आपको। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, अहम खबर हरियाणा के किसानों के लिए हमने पहुंचाई है अभी अपने स्क्रीन के जरिए। गन्ने की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया हरियाणा सरकार की तरफ से। 2023-24 और 24-25 यानी अगले साल की भी कीमतों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब खास बात यह है कि देश में गन्ने की सर्वाधिक कीमत दी जाएंगी हरियाणा सरकार की तरफ से। इस खबर को कैसे समझेंगे जितेंद्र? देखिए, बिल्कुल गन्ने के रेट को लेकर के हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही जो घोषणा है वो कर दी गई थी कि किस प्रकार से साल 2023-24 के लिए गन्ने का रेट जो है वो 386 रुपए प्रति क्विंटल जो है वो दिया जाएगा। इसी के साथ जो अन्य जो फसल जो किस्म होती है गन्ने की, उसके लिए भी 379 रुपए जो है वो प्रति क्विंटल के तौर पर निर्धारित कर दिया गया है। साथ ही इसमें अहम बात यह है मुमताज कि अगले साल चुनावी वर्ष है और उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से पहले ही 2024-25 का जो गन्ने का रेट है वो निर्धारित कर दिया गया है। यानी अगले वर्ष क्या रेट किसान को गन्ने का मिलने वाला है हरियाणा प्रदेश के अंदर, इसको लेकर भी नोटिफिकेशन हो चुकी है। घोषणा तो इससे पहले देखने के लिए मिली ही थी, लेकिन अब इस नोटिफिकेशन में अगले वर्ष का जो मूल्य है गन्ने का वो भी निर्धारित कर दिया गया है। 400 रुपए प्रति क्विंटल देगी हरियाणा सरकार अगले वर्ष से। और ये अपने आप में अहम बात है, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पिछले वर्ष पंजाब की तरफ से जो रेट निर्धारित किए गए थे तो उसमें पंजाब जो है वो आगे निकलते हुए नजर आया था गन्ने के रेट को लेकर के। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, इस रेट निर्धारण के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद हरियाणा सरकार पूरे देश में सबसे अधिक गन्ने का रेट जो है किसानों को देगी। और न सिर्फ इस वर्ष बल्कि अगले वर्ष का रेट भी पहले से ही निर्धारित कर दिया गया है। जी तो जितेंद्र, क्या लगता है आपको हरियाणा में किसानों के लिए ये खबर कैसी है? आपको लगता है ये खबर सामने आने के बाद गन्ना किसान संतुष्ट रहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर रेट पूरे देश में अधिक मिल रहा है और हरियाणा सरकार इस प्रकार से गन्ना किसानों के बारे में विचार करते हुए इस प्रकार का फैसला करती है, तो इससे यकीनन ये कहा जा सकता है कि किसान जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट महसूस करेगा, क्योंकि इस प्रकार का रेट जो है वो सर्वाधिक रेट के तौर पर है ना। हरियाणा की अगर हम बात करें, चाहे पंजाब से कंपैरिजन किया जाए, दूसरे राज्यों से कंपैरिजन किया जाए, हरियाणा अगर सबसे अधिक रेट दे रहा है तो उसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं रहता और किसान भी इसको लेकर के संतुष्ट होगा। हरियाणा का किसान खासतौर से, क्योंकि उसे सर्वाधिक रेट गन्ने का हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल रहा है।
जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। आपसे गुजारिश है, एक और अहम खबर का रुख करेंगे हम हरियाणा से ही और फिर वापसी करेंगे अपने स्टेट हेड के पास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचायत विभाग की बैठक लेने वाले हैं। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी, यानी अब से थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचायत महकमे के साथ बैठक करेंगे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिला पार्षदों के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। अब से थोड़ी ही देर बाद बैठक का वक्त रखा गया है। हरियाणा निवास में होगी ये बैठक। जिला पार्षदों के साथ भी मुख्यमंत्री की बैठक होने वाली है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको हरियाणा के हवाले से जितेंद्र चौधरी हमारे स्टेट हेड बने हुए हमारे साथ। जितेंद्र, अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। पंचायत महकमे की इस बैठक में सूबे के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी मौजूद रहेंगे। कोई खास मकसद इस बैठक का, कौन कौन से अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है जितेंद्र? देखिए मुमताज, मौजूदा समय में अगर हम बात करें, हरियाणा सरकार बिल्कुल टॉप गियर में नजर आ रही है तमाम विषयों को लेकर के, चाहे वो संगठनात्मक विषय को लेकर के बैठकों का दौर हो या फिर सरकार के अंतर्गत जो विभाग होते हैं उनकी समीक्षा की बैठक हो, उनके अंदर किस प्रकार से आगे कदम उठाया जाए इसको लेकर के बैठक हो। इसी मद्देनजर ये बैठक आज रखी गई है पंचायत डिपार्टमेंट की, जिसमें जिला परिषद चेयरमैन और जो सीईओ है उनको इसमें बुलाया गया है। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस का जो पैसा है वो किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, डेवलपमेंट के कार्य जो है वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं, आगे किस प्रकार से इन कार्यों को अंजाम देना है और तेजी लानी है, इन तमाम विषयों को लेकर के ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपने ठीक फरमाया, करीब 1 घंटे बाद यानी 11 बजे ये बैठक चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने जा रही है। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इस बैठक के अंदर मौजूद रहने वाले हैं और बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से अभी तक कार्य किए गए हैं, कोई बाधा है तो वो किस प्रकार की बाधा है उसे दूर किया जाए और कार्यों के अंदर तेजी लाई जाए। न सिर्फ पंचायत डिपार्टमेंट बल्कि अलग अलग विभागों की बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसी मद्देनजर करते नजर आ रहे हैं और जो तमाम योजनाएं हैं उन्हें सरल बनाते हुए लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर के भी लगातार मंथन बैठकों का दौर हम चंडीगढ़ में देखते हैं। आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है और 11 बजे पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को लेकर के किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है इसकी एक समीक्षा बैठक को करने जा रहे हैं। जी जितेंद्र, क्या लगता है आज की इस बैठक में पंचायत विभाग की तरफ से जो नीतियां बनाई गई हैं, इससे पहले कई पॉलिसीज बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही, ई टेंडरिंग को हम और आप भूले नहीं है, अब भी गाए बगाए उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, तो कुछ नई पॉलिसीज भी क्या इंट्रोड्यूस की जा सकती है क्योंकि पंचायत मंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे, या फिर अभी तक के कामकाज की समीक्षा के बाद आइंदा बचे हुए वक्त में कामों को आसानी से कैसे स्मूथ अंदाज में, आसान अंदाज में लोगों तक पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। कोई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं जितेंद्र? देखिए अभी तक के कार्य किस प्रकार से रहे हैं, आगे कार्य किस प्रकार से किए जाने हैं, कैसे तेजी उनके अंदर लाई जा सकती है। जहां तक बात की आपने कुछ बदलाव की जो या पॉलिसी की जो बात आपने कही है, यकीनन अगर कोई सुझाव इस बैठक के दरमियान सामने आता है तो उस पर तुरंत जो है फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक को ले रहे हैं और साथ ही पंचायत मंत्री भी इस बैठक के अंदर होंगे। अगर इस प्रकार की किसी तब्दीली या सुझाव की बात होगी तो उस पर भी तुरंत अमल किया जा सकता है। करीब 2 घंटे से अधिक ये बैठक चलने वाली है और 11 बजे बैठक शुरू होगी। बैठक के बाद ये पता चल पाएगा कि किस प्रकार के फैसले सुझावों को ध्यान में रखते हुए किए हैं और कार्यों को तेजी लाने को लेकर किए हैं। ठीक है जितेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों अहम खबरों की तह तक पहुंचने के लिए, इनके मायने हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया जितेंद्र। इस बीच हम रुक कर रहे हैं उत्तराखंड का। यहाँ उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू अभियान का आज 14वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। रेस्क्यू ऑपरेशन में बार बार दिक्कतें आ रही। रेस्क्यू के लिए दूसरे विकल्प भी तलाश रही है रेस्क्यू टीम। 3 दिन में करीब 3 मीटर की ही ड्रिलिंग हो पाई है। ऑगर मशीन के सामने बार बार आ रहे आयरन के टुकड़े इस ऑपरेशन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। विपक्ष ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठाए हैं। टनल हादसे के आरोपियों पर कब कार्रवाई होगी, ये कहना है कांग्रेस का। टनल हादसे की घटना पर विपक्ष ने जांच की मांग भी उठाई है, लेकिन सरकार की तरफ से पहली प्राथमिकता सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने की, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस संयम बरते, रेस्क्यू के बाद घटना की जांच दूसरी प्राथमिकता होगी। राव शफात अली इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। राव शफात, रोजाना जब सुबह होती है तो बड़ी उम्मीदों के साथ टकटकी लगाए लोग टीवी स्क्रीन पर बैठे होते हैं कि अब उत्तरकाशी
टनल हादसे में फंसे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि बदकिस्मती से पिछले 3 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत धीमा चल रहा है। उसकी अपनी वजूहात हैं, लाख कोशिशें की जा रही हैं, हर कोई अपना 1000% दे रहा है। यहाँ पर राव शफात अली, जितनी रेस्क्यू टीमें लगी हुई हैं, जितने सरकार के नुमाइंदे इस काम में लगे हुए हैं, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद मशीनें हैं, कुदरत की कुछ आफात हैं जो बीच में आ जाती हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल क्या चल रहा है राव शफात, सबसे बड़ी दिक्कत रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में क्या आ रही है, आपके जरिए अपने दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे। मुमताज खान, देखिए 14 डेज हो चुके हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को और किसी तरह की कोई लापरवाही भी नजर नहीं आती। लेकिन तकनीकी तौर पर बहुत दिक्कतें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। आगाज अच्छा था, बहुत अच्छी एक, क्योंकि जिस तरह से ड्रिलिंग हो रही थी, धीरे धीरे उम्मीद जग रही थी कि अब वो पल दूर नहीं है जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन तकनीकी तौर पर बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना रेस्क्यू टीम को करना पड़ रहा है। और क्योंकि बहुत चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू है और बहुत ऐसे खतरनाक जगह पर रेस्क्यू है कि दूसरा जो खतरा है वो ये कि अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई खतरा ना मंडरा जाए, दूसरा कहीं और से कोलैप्स ना हो जाए। तो बहुत धीरे धीरे अब इसकी स्पीड की गई है। लेकिन जो अमेरिकन ऑगर मशीन है, देखिए उसी के ऊपर उम्मीदें टिकी हुई थी। 45 से 48 मीटर तक का ये जो हॉल है ये कर दिया गया है, पाइप भी डाल दिया गया है। लेकिन आखिरी दौर में जो आखिरी का मोमेंट है, आखिरी का जो पड़ाव है, उसमें सबसे ज्यादा आयरन आगे आ रहे हैं और आयरन को काटने के लिए मुश्किल से उस पाइप के अंदर जाया जाता है, बहुत लंबा वक्त लग जाता है, उस ड्रिल से काटा नहीं जा सकता पाइप को। उस आयरन को काटने के बाद उसका जो मटेरियल है वेस्टेज, उसको वापस बाहर लाया जाता है, यानी रेंग करके वापस उसी पाइप से बाहर लाना, क्योंकि अंदर तो जगह है नहीं। और फिर अंदर मशीन को चलाना, वो भी मैनुअली मशीन को चलाना, हाथ से उस लोहे को काटना, ये बहुत मुश्किल दौर है इस वक्त। और धीरे धीरे देखिए रेस्क्यू बढ़ तो रहा है। एनडीएमए के नेतृत्व में रेस्क्यू, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम टीमें लगी हुई है। विशेषज्ञों से पल पल सलाह ली जा रही है। कोई लापरवाही, कोई कोताही नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी अभी और वक्त लग सकता है। 14वां दिन है आज। देखिए परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं या मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई भी मदद अंदर फंसे श्रमिकों की हालत ठीक है राव शफात, इस बारे में जानकारी लगातार मिल पा रही है बाहर? अंदर जो लोग हैं क्या वो ठीक हैं, उनकी तबीयत ठीक है, मेडिकली तो कोई इश्यू नहीं है उनको? मुमताज, देखिए अभी तक तो ठीक है और क्योंकि मेडिसिन भी भिजवाई जा रही है। किसी के पेट में अगर दर्द था तो मेडिसिन भिजवाई गई थी। और दूसरा जो खाने का सामान है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया गया है, न्यूट्रिशन ज्यादा रखे गए हैं, जो हेल्दी फूड है वो भिजवाया जा रहा है। और कुछ डिमांड्स थी वहां कर्मियों की कि कुछ कपड़े भी भिजवा दिए जाए, तो कुछ कपड़े भी भिजवाए गए थे उसी पाइप के जरिए, जो छोटा 6 इंच का पाइप पड़ा हुआ है। और उसमें से सामान भिजवाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑडियो वीडियो का एक इंतजाम किया गया था, जो एक फ्लेक्सी कैमरा है, टेलीस्कोपिक कैमरा, उसके जरिए उस कैमरे को दूसरी तरफ दूसरे छोर पर भिजवाया गया था और इधर भी। तो कोई भी अगर बातचीत करनी होती है कर्मियों को, वो ऑडियो वीडियो से बहुत आसानी हो रही है। क्योंकि पहले क्या था कि सिर्फ पाइप से वॉइस के जरिए आवाज आती थी और वो भी क्लियर आवाज नहीं आती थी। लेकिन हाँ, अब ये उपलब्धि है कि उस पाइप के जरिए खाने राव शफात, इस बीच विपक्ष के सवाल भी लगातार तेज हमले के साथ सरकार पर दागते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष बहुत हमलावर है, ये कहते हुए कि इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ लगता है हमें भी कि विपक्ष को थोड़े सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता अभी वहां फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालना है। देखिए, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का जिक्र विपक्ष ने किया। 2018 में एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल ये बैठक हुई थी और इसमें यह प्रावधान रखा गया था कि क्योंकि देश में करीब करीब 29 से ज्यादा देखिए टनल अभी बन रही हैं और बड़ी टनल है, छोटी टनल नहीं है। तो इसमें क्या था कि स्कैप चैनल का एक प्रावधान रखा गया था कि जब ये टनल बनेगी तो उससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से कोई अंदर का आदमी काम करता है तो स्कैप चैनल पहले उसके साथ साथ बनाया जाएगा। और देखिए इसमें एक बड़ा खर्च भी आता है स्कैप चैनल बनाने के साथ साथ। लेकिन कुछ जगह ऐसा लगता है विपक्ष को कि स्कैप चैनल को बनाने में लापरवाही की गई है। अगर इस टनल में स्कैप या एडिट चैनल बना हुआ होता तो संभावित ये जो घटना हुई है इसमें इतना वक्त रेस्क्यू में ना लगता। और क्योंकि स्कैप चैनल बनाया ही इसलिए जाता है कि सुरक्षित तरीके से उस स्कैप चैनल के जरिए बाहर निकला जा सके।
तो ये सवाल विपक्ष ने उठाए, साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। लेकिन भाजपा ने जवाब दिया है कि इस वक्त विपक्ष को संयम बरतना चाहिए, पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की है कि उन कर्मियों को बचाया जाए और जांच दूसरी प्राथमिकता। राव शफात, दुआ करेंगे हमेशा की तरह। प्रार्थनाओं का दौर अब भी जारी है कि सभी 41 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया जाए रेस्क्यू ऑपरेशन में। खुदा करे, ईश्वर करे कि आपको ये अड़चन ना आए सामने। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अहम जानकारी के लिए राव शफात। यहाँ रुक करेंगे हम हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में पहली क्लास में एडमिशन की उम्र तय कर दी गई है। अब 6 साल के बच्चों का पहली क्लास में एडमिशन होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अगले शैक्षणिक सत्र में यह फैसला लागू होगा। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया था। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को खत लिखा था। 1 अप्रैल तक 6 साल की आयु पूरी करने वाले बच्चों को पहली क्लास में दाखिला मिलेगा। प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो हेड शिमला से इस खबर पर बने हुए हैं। प्रदीप, अहम फैसला लिया गया है राज्य सरकार की तरफ से। अब पहली क्लास में एडमिशन के लिए आयु की हद तय हो गई है। 6 साल के बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और अगले एकेडमिक सेशन से ये फैसला अमल में ले आया जाएगा। कैसे समझेंगे इस खबर को प्रदीप? अभी तक ये समय सीमा क्या थी? बिल्कुल, देखिए, अभी तक जो सरकारी स्कूलों में एडमिशन की जो आयु सीमा छोटे बच्चों के लिए 5 वर्ष की थी, जो 31 मार्च को 5 वर्ष के हो जाते थे, वो पहली क्लास में या ग्रेड 1 में वो एडमिशन उनको मिल जाती थी। लेकिन अब क्योंकि जो नई शिक्षा नीति भी है और उसके साथ साथ जो सरकार को भी लग रहा है कि बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से हो जाना चाहिए, उनके ऊपर एकदम से पढ़ाई का दबाव ना पड़े, इसलिए आयु सीमा को 1 साल आगे बढ़ा दिया गया है, यानी 6 वर्ष कर दिया गया है। अब 31 मार्च तक जो भी बच्चा जो 6 वर्ष का हो जाएगा, या अगर वो 1 अप्रैल को भी उसका जन्म हुआ है तो उसको भी जो है कंसिडर किया जाएगा, यानी उसको ऐसा नहीं होगा कि उसको अगले साल एडमिशन दे दी जाएगी, उसको भी पिछले 31 मार्च में कंसिडर किया जाएगा और उसकी एडमिशन सरकारी स्कूल में हो सकेगी। और इसके अलावा भी जो प्राइवेट स्कूल है बराबर के इस तरह के आदेश रहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्री नर्सरी की पढ़ाई भी सरकारी क्षेत्र पर स्तर पर शुरू हो चुकी है और इसमें भर्तियां हालांकि अभी एनटीटी टीचर्स की होनी है, लेकिन अभी सिर्फ काम चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी वर्करों के जरिए। बाकी जो स्कूल के टीचर्स हैं, कुछ स्कूलों में इस तरह की पढ़ाई शुरू हुई है। तो जो प्री नर्सरी है वो भी 3 साल से शुरू होकर यानी अगले 3 साल की कुल मिलाकर वो पढ़ाई रहेगी। तो वो 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा तो फिर वो पहली क्लास में एडमिशन लेने के लिए पात्र होगा। वो इसलिए किया गया है ताकि इस तरह से बाल्यकाल होता है, छोटा बच्चा होता है, उसका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है जब उसको छोटी उम्र में ही पढ़ाई का बोझ जो है पड़ जाता है। तो ऐसे में ये एक सरकार की एक मंशा है और इसमें जो शिक्षाविद है उनकी तरफ से भी अपने अपने समय पर इस तरह की राय दी जाती रही है और जो नई शिक्षा नीति है उसमें भी इस तरह का प्रावधान किया गया है कि 6 वर्ष के बच्चों की अब पहली कक्षा यानी इस फैसले के बाद प्रदीप, आपको क्या लगता है कि बच्चों पर साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से बहुत एक सकारात्मक असर डालेगा ये फैसला? क्योंकि इतनी कम उम्र में पहले से बड़ी क्लास में एडमिशन देकर बच्चों पर ज्यादा बोझ नहीं डाला जा सकता पढ़ाई का, इसलिए ये 6 साल तय की गई है कि पहली क्लास में 6 साल का बच्चा ही जाएगा। तो मानसिक तौर पर बच्चों को मजबूत बनाने की तरफ एक कवायद है ये। बिल्कुल, देखिए, मानसिक तौर पर भी बच्चों को एक मजबूत बनाने की कोशिश जो है इसमें की जानी है और इसके साथ साथ जो प्री नर्सरी शुरू की जा रही है ताकि वो उसका जो 6 साल तक का जो जीवन है वो खेलते कूदते बीते और वो अपने साथियों के साथ और उसको चीजों का ज्ञान हो, लेकिन एकदम ऐसा ना हो कि उसके ऊपर पढ़ाई का बोझ पड़ जाए। और ज्यादातर जो प्राइवेट है उसमें देखा जाता है कि पहली कक्षा के बच्चे के ऊपर भी किताबों का बोझ डाल दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं उस दृष्टि से भी ये फैसला है कि वो बच्चा पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हो जाए पढ़ाई के लिए और तभी उसकी आगे की पढ़ाई शुरू हो। तो ऐसे में 6 साल का करना हम कह सकते हैं कि छोटे बच्चों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा और वो पूरी तरह से पढ़ाई के लिए तैयार होकर उनका जो मानसिक विकास होता है और मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वो तैयार रहेंगे इस पढ़ाई के लिए। तो 1 साल का जो बढ़ाना है वो काफी फायदेमंद है। बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका इस अहम खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहां रुख करेंगे अब हम खबर की तह तक में पंजाब का। पंजाब में आज तय हो जाएगा गन्ने का मूल्य। हरियाणा से ज्यादा मूल्य देगा पंजाब। बीते 4 दिन से हाईवे पर धरना जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मिल मालिकों के साथ बैठक करेंगे और बैठक के बाद
गन्ने का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। कल सरकार और किसानों की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि पंजाब हमेशा से गन्ने के रेट देने में अव्वल रहा है। पिछले दिनों हरियाणा ने 14 रुपए बढ़ाए। पंजाब सभी से बैठक करने के बाद मूल्य का ऐलान करेगा। ये देश में सबसे ज्यादा होंगे। हरसिमरत पॉल मेरे साथी इस खबर पर बनी हुई है। हरसिमरत, रोजाना इस अहम खबर पर आपके जरिए हम तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। आखिरकार कल मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और ये यकीन दिलाया गया है मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से किसानों को कि आज गन्ने का रेट बढ़ा दिया जाएगा पंजाब में और ये देश में सबसे ज्यादा होगा। बल्कि उन्होंने खास तौर पे हरियाणा पे तवज्जो दी कि हरियाणा में से भी ज्यादा होगा पंजाब में गन्ने का रेट। और आज ही ये खबर हरियाणा से सामने आई है कि हरियाणा देश में अभी तक सबसे ज्यादा गन्ने के रेट देने वाला राज्य है। हरसिमरत जी बिल्कुल मुमताज़, दुरुस्त फरमाया आपने। जैसे कि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि पंजाब में जो किसान हैं वो गन्ने के रेटों को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ उनकी कुछ और मांगे भी थी, पर ये उनकी प्रमुख मांगों में से एक थी कि गन्ने के रेट जो हैं वो बढ़ाए जाएं और शुगर मिल जो है वो शुरू की जाए, जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। तो इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। कुछ ही समय में जो शुगर मिल्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ गन्ने के रेटों को बढ़ाने के बारे में बातचीत हो रही थी। आपको बताया कि इसके लिए किसानों को 4 दिन धरना भी देना पड़ा और इन्होंने रेल भी रोकी, जिसके कारण ज्यादातर 100 से ज्यादा रेलें जो हैं वो भी प्रभावित हुई थी। पर बीते दिन मुख्यमंत्री के साथ किसानों की बैठक गई। तकरीबन 8 किसान नेता इस बैठक में मौजूद रहे। और अगर आज की बात की जाए तो आज मिल मालिकों के साथ बातचीत होनी है। मुख्यमंत्री की मीटिंग है सुबह 11 बजे पंजाब भवन में ही ये मीटिंग होगी और वहां पर इन दोनों के साथ जब बातचीत हो जाएगी, मुकम्मल हो जाएगी, तो उसके बाद गन्ने का रेट जो है वो जारी किया जाएगा। आपको ये भी बताएं कि मुख्यमंत्री ने जब मीडिया से बातचीत की तो उस दौरान उन्होंने बताया कि हमेशा ही पंजाब जो है वो गन्ने के रेटों में अव्वल रहा है, पर इस बार हरियाणा जो है वो पहले गन्ने के रेट तय कर गया। 14 रुपए तकरीबन हरियाणा ने बढ़ाए थे और अगर हरियाणा की बात की जाए तो 386 रुपए जो हैं वो मिल रहे हैं। पर बातों बातों में मुख्यमंत्री पंजाब ने ये चीज साबित कर दी। उन्होंने कहा कि अगर मिलर से बात हो जाएगी, मिल मालिकों से बात हो जाएगी, किसानों से बात हो जाएगी, तो जो रेट जारी किया जाएगा किसानों को वो कहीं ना कहीं हरियाणा से ज्यादा होगा, जिसके बाद पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट देने वाले जो राज्य है वो पंजाब बन जाएगा। तो जाहिर तौर पर अब जो है इंतजार किया जा रहा है कि ये मीटिंग होगी और इसके बाद जो है गन्ने का रेट जो है वो फिक्स किया जाएगा। तो आज ऐलान कर दिया जाएगा हरसिमरत बढ़े हुए रेट्स का? उम्मीद की जा सकती है मुमताज इस बारे में कि आज जब मिल मालिकों के साथ हो जाएगी मीटिंग, उसके बाद हम भी कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री के साथ दोबारा रूबरू होने की और जानने की कि आज ही ये रेट जो हैं वो जारी कर दिए जाएंगे या नहीं। जी तो हरसिमरत, अब गन्ने की कीमतों को लेकर धरना तो खत्म हो चुका है किसानों का, अब इंतजार होगा उन्हें कि कितनी कीमत बढ़ाई जाती है। क्या लगता है आपको, आज ऐसी कीमत तय की जाएगी पंजाब सरकार की तरफ से जिससे किसान संतुष्ट होंगे या एक बार फिर किसानों को निकलना पड़ेगा बाहर? संतुष्टि की उम्मीद ही मुमताज हम लोग जता रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जब किसानों से भी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है। 360 रुपए फिलहाल पंजाब में रेट है गन्ने का और किसानों की तरफ से 450 यानी कि 450 रुपए की मांग की जा रही है। अब कितने रुपए जो है सरकार बढ़ाती है ये जरूर देखने वाली बात होगी और जाहिर तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री ने खुद आकर ये बयान दिया है तो वो किसानों के चेहरे पर मुस्कान जो है जरूर रहने देंगे। और अगर बात कर रहे हैं कि ज्यादा दिया जाएगा, कि हरियाणा से भी ज्यादा रेट होगा, बाकी देश में जितने राज्य हैं उनसे ज्यादा रेट होगा, तो जाहिर तौर पर एक खुशी वाली बात होगी। जी बेहद शुक्रिया हरसिमरत आपका इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ हमारे आज के खास कार्यक्रम खबर की तह तक में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने सभी साथियों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तमाम अहम खबरों की तह तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।